हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अब हमने नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जो इंडियन पॉलिटी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है ये हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले मैं एक भाग पहले ले आ चुका हूँ। तो जिन्होंने वो पहले की क्लास नहीं देखी है वो पहले पहले की क्लासेस देख लें, जिसमें हम जो ल्यूसेंट बुक है उसमें जो एमसीक्यू है पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले हम ल्यूसेंट बुक में जो एमसीक्यू हुआ करते थे हिस्ट्री के, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, वो चाहे वो हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री हो, उस पे जितने भी क्वेश्चन बने थे उसकी 30 वीडियोस जो है वो आपके पास हमारे यूसी लाइव चैनल पे अवेलेबल है। तो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हुई हैं एक बार वो पहले वो क्लासेस भी देख लें ताकि आपकी पूरी हिस्ट्री वहाँ से कवर हो जाए। और अभी हमने ये पॉलिटी की नई सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो अभी तक हमने इसमें एक ही लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है, एक ही लेक्चर हुआ है। तो ये जो है ये हमारे पास दूसरा भाग है। तो आप ये जो आपके लिए वाला जो भाग है ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। जो आपके एसएससी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो एसएससी के जो आपके एग्ज़ाम है, जैसे अभी आपको पता है हाल ही में एसएससी सीजीएल के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो उसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं कितनी, 37,000 जो अनाउंसमेंट की गई है कि हमारे पास 37,000 वैकेंसीज़ किसकी आएंगी जी, एसएससी सीजीएल की आएंगी। और ये जो सीरीज़ है ये आपको वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली है। और आपको पता है आपने एसएससी जो सीएसएचएल के फॉर्म भी भर दिए हैं, तो ये जो है सीरीज़ उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो साइलेंट फीचर है हमारे संविधान के और कहाँ से हमने किस किस चीज़ को लिया उसको डिस्कस करेंगे और प्रेम्बल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है जी, जो प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट होती है जो ऑपरेट करती है किस प्रिंसिपल पे वो काम करती है। तो जो है हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स, ऑप्शन नंबर डी, कि जो हमारे पास प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे जो वो काम करती है उनका जो सिद्धांत होता है काम करने का वो क्या होता है। तो जो हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है उस पर वो काम करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास सरकार के जो प्रपत्र और सिद्धांत है उसके बारे में हमें एक दूसरे के साथ इनको मैच करना है। तो देखिए जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है, जो प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है वो सेपरेशन पावर्स पे काम करता है, अभी हमने पीछे डिस्कस करा। जो पार्लियामेंट सिस्टम होता है वो क्लॉज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, कि जो हमारे पास जो संसद प्रणाली होती है वो कार्यपालिका और जो विधायिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो संघीय प्रणाली होती है इसमें डिविजन्स ऑफ द पावर्स होती है कि शक्तियों का विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। जो हमारे पास यूनिटेरियल जो सिस्टम व्यवस्था होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एकमाकित व्यवस्था होती है उसमें जो हमारे पास कंसंट्रेशन पावर मतलब अग्रता शक्ति होती है। तो हमारे पास पहले ए का क्या है, फर्स्ट है, बी का क्या है, दूसरा है, सी का है, तीसरा, और डी का है हमारे पास फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात किसके द्वारा होती है, तो ये मैंने आपको सब बता दिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है। जो संविधान है अलिखित संविधान किस देश का है, तो वो है यूएसए का। किसका है जी, यूएसए का जो है। जो हमारे पास अनलिखित जो संविधान है वो किसका है, तो वो है हमारे पास यूके। यूके का जो है हमारे पास जो संविधान है वो भी क्या है, अनलिखित है। ठीक है, लिखा नहीं गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की मूल व्यवस्थाओं में से अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन योग्य नहीं है, कि जो हमारे पास 358 है जिसके तहत हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हम किस चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास जो हमारे पास सोवेनिटी,
जो हमारे पास क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायालिका जो न्यायिका समीक्षा और सरकार की संसदीय प्रणाली है, उसमें हम क्या नहीं कर सकते, संशोधन योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जो हमारे पास संविधान की मूल विशेषताएं जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन योग्य नहीं है, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। ना तो हम जस्टिस रिव्यू में, फेडरल सिस्टम में हमारे पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज, जो हमारे पास सरकार की एकीकृत प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा फायदे है, मतलब जो हमारे पास एकीकृत प्रणाली होती है उसमें उस सरकार के क्या फायदे होते हैं, तो उसके क्या फायदे होते हैं? मजबूत राज्य की जो हमारे पास स्टेट होती हैं उन पे क्या होता है, ज़्यादा वो उनका जो हमारे पास उनकी पावर्स क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। और इस हिसाब से अगर इन भारत में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? तो केंद्र की है। तो अगर इस प्रणाली की सरकार होती, एकीकृत प्रणाली होती, तो वहाँ पे जो हमारे पास राज्य होता वो क्या होता, ज़्यादा मजबूत होता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वो कहाँ पे है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए में। आपने देखा होगा कि यूएसए में जो है वो प्रेसिडेंट रूल चलता है, वहाँ पे जो हमारे पास स्टेट जो होती है उनका अलग काम करती है और जो हमारे पास सेंटर होता है वो अलग काम करता है। ठीक है जी। जो हमारे पास आपको पता है कि जो यूएसए में है वो ड्यूल सिटीजनशिप है, मतलब सेंटर की अलग होगी और जो हमारे पास जैसे कैलिफोर्निया होगी उनकी अलग होगी, न्यूयॉर्क की अलग होगी। तो यहाँ पे जो फेडरल सरकार है, संघीय रूप की जो सरकार है वो कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है जी? यूएसए में है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश क्राउन इसका एक उदाहरण है। तो इंग्लिश क्राउन जब भारत को 1858 में कंपनी के हाथों से निकालकर हम किसके अंडर आगे, जो हमारे पास क्राउन हुआ करता था, जो रानी एलिजाबेथ हुआ करती थी, उसके अधीन हम काम करते। तो इसका जो ये हमारे पास किसका उदाहरण है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो हमारे पास नाम मात्र कार्यकारी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ये जो हमारे पास नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है उसके अंडर ये आता है इंग्लिश क्राउन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये घोषणा की लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार है कि जो हमारे पास लोकतंत्र क्या है? लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार है। तो ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई थी? ऐसी जो ये बात है किसने कही थी? इब्राहिम लिंकन। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर कि इब्राहिम लिंकन के द्वारा ये बात कही गई थी, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और इन्होंने कहा गया था कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र कुछ नहीं है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार है। तो ये बात जो कही गई थी ये इब्राहिम लिंकन के द्वारा कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी की रामराज की परिभाषा। तो गांधी जी की रामराज की परिभाषा क्या थी? वो क्या चाहते थे? गांधी जी के अकॉर्डिंग रामराज की डेफिनेशन क्या थी? तो गांधी जी के अकॉर्डिंग जो थी वो थी शुद्ध नैतिक अधिकार के आधार पर लोगों की जो हमारे पास संप्रभुता मतलब कि सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल्स बेस्ड ऑन द प्योर मॉरल अथॉरिटी, कि उनको नैतिकता के आधार पर, शुद्ध नैतिकता अधिकार होने चाहिए के आधार पर लोगों को क्या करना है? हमें संप्रभुता देनी है। तो ये जो राम राज्य का जो मतलब था गांधी जी के अनुसार, वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता है कि सरकार का जो संसदीय स्वरूप है उसकी सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सरकार की जो संसदीय स्वरूप है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास फीचर है, सेंसर जो फीचर है वो क्या है? तो वो है हमारे पास स्वतंत्र
न्यायपालिका कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंस जुडिशरी है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट फीचर है किसका, संसदीय स्वरूप का। क्योंकि अगर हमारे पास न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, जैसे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, वो अपना डिसीजन खुद दे सकता है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़े एसेंशियल फीचर है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया हमारे पास कथन दिए गए हैं दो, भारत का संविधान एक उदार संविधान है, और दूसरे कथन में कहा गया है कि ये व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या ये दोनों बातें सही हैं या गलत है? तो देखिए जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअली ट्रू है, ठीक है, और सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है फर्स्ट की। तो दोनों की दोनों कथन क्या है, व्यक्तिगत रूप से सत्य है, और कथन सेकंड जो है कथन फर्स्ट को सही तरीके से स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है कि भारत का संविधान एक उदार संविधान है और ये व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है, तो ये इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था? तो वो कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियल रूप से एक्सेप्ट किया गया था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो काम है उनके द्वारा कब किया गया था? तो जो उनका जो एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, अब जो अबाड़ी, ठीक है, आबादी जो अवधि जो सेशन हुआ था 1955 में, जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसने वहाँ पे इसको इन्होंने क्या करा था, इस को सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को एक्सेप्ट करा था, ऑप्शनली एक्सेप्ट करा था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है कि जो भारत की जो इंडियन पॉलिटी है उसमें सबसे ऊपर कौन है? तो सुप्रीम पे कौन है, सबसे ऊपर कौन है? तो संविधान जो है वो सबसे ऊपर है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, भारत का संविधान सबसे ऊपर है। ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना तो प्रेसिडेंट, सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर हमारा संविधान है, भारत का संविधान सबसे ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन है? तो इंडियन पॉलिटी में जो एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट ऑफ, तो जो हमारे पास है एग्जीक्यूटिव भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका किसके अधीन काम करती है? तो वो किसके अधीन काम करती है? तो वो करती है विधानमंडल के। ऑप्शन नंबर बी कि विधानमंडल के अधीन क्या करेगी, काम करेगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, उनका एक लीडर होगा। जैसे राज्य में जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा, और केंद्र में कौन होगा? तो प्रधानमंत्री जी होंगे। राज्य में मुख्यमंत्री जी, और जो हमारे पास केंद्र में उसमें प्रधानमंत्री जी। तो उसके अधीन ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है, वो उसके अधीन काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें से जो कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है? तो देखिए, संविधान सरकार के मूल ढांचे के रूप में एक संघीय प्रणाली का परिचय देता है। बिल्कुल बात सही है, संविधान सरकार। दूसरा है एकीकृत पूर्वग्रह का एक मजबूत मिश्रण है। बिल्कुल बात सही है। संघ और राज्य का विधानमंडल जो है, जो बोथ यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर द सोबियन, ये बात गलत है। विधायी और जो वित्तीय और न्यायपालिकी शक्तियों को संघ और उनकी इकाइयों के बीच में विभाजित किया गया है, ये बात गलत है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कि इसमें हमारे पास क्या कहा गया है कि ये जो दोनों की दोनों जो संघीय व्यवस्था है उसमें से जो सही बातें हैं वो दोनों, ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन दिया था? भारतीय संविधान अत्यधिक कठोर और अत्यधिक लचीलेपन के बीच में एक अच्छा संतुलन बनाता है। तो ये जो है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो क्या है, कठोर और जो अधिक लचीला, ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो उसके बीच में अच्छा ये क्या बताता है, अच्छा संतुलन बनाता है। तो ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई थी? तो जो हमारे पास अलेक्जेंडर रोबिच थे, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर।
ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है भारतीय संविधान अर्ध संघीय, और भारतीय संविधान ना तो संघीय संघ अधिक है और ना ही एकीकृत है। नीचे दिए गए दोनों को जो हमारे पास प्रश्न है, जो उत्तर है, उनको बताइए। तो इसमें से जो हमारे पास सही आंसर है, ए क्या है, बिल्कुल सही है, और बी जो है गलत है। तो इसका जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज है भारत से संबंधित। तो निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो इसमें से जो भारत से संबंधित है वो कौन सा दस्तावेज है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जो है वो भारत के दस्तावेज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति सरकार की मूलभूत विशेषता है। राष्ट्रपति सरकार की मूलभूत विशेषता कौन सी है। तो इसमें से जो राष्ट्रपति की मूलभूत विशेषता है वो है सिंगल एग्जीक्यूटिव, एकल कार्यकारी। ठीक है जी, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो काम किए जाएंगे वो अकेले ही डिसीजन लेंगे। तो वो मतलब जो होगा सिंगल एग्जीक्यूटिव होगा, उसकी सिंगल जो हमारे पास एकल कार्यकारी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है। तो भारत में जो हमारे पास प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो देखिए, ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल साथ बात सही है। इसमें सरकार का संसदीय स्वरूप है, बिल्कुल बात सही है। सर्वोच्चतम शक्ति भारत के लोगों में निहित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये एक एकीकृत प्राधिकरण को प्रदान करता है, बिल्कुल बात सही है। तो इसमें से हमारे पास सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है। तो जो हमारे पास जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो लोगों जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, बिल्कुल साथ बात सही है। पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ रिफॉर्म है, ये भी सुप्रीम का जो पावर दे के रखी है वो लोगों के पास है। क्योंकि अगर आपको पता है हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, अगर हमारे पास कोई सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो उसको 5 साल के बाद मौका नहीं दिया जाता, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो हमारे पास राज्य में हो। तो जो काम करेगी ये लोगों पे डिपेंड करता है कि किसको हमने वापस लेके आना है, किसने अच्छा काम किया है। तो इसलिए ये जो सरकार है ये सारी की सारी जो विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था है भारत में, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म सर्वप्रथम हुआ था। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में जो सबसे पहले जो बात कही गई थी वो किसके द्वारा कही गई थी, वो उसकी जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो जो यूएसए के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली का गठन हुआ था। जो संसदीय शासन प्रणाली है उसका गठन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था। तो उसका जो गठन हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है जी, संसदीय प्रणाली कौन लेके आए थे, तो ब्रिटेन लेके आए थे। और इसीलिए जो ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आया था, तो हमने भी वो चीज़ें कहाँ से ली हुई हैं, वहीं से ली हुई है, ब्रिटेन से ही। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसके द्वारा कहा गया था। तो ये जो बात है, जो इंडियन फेडरलिज्म है एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई थी। तो जो हमारे पास जी ऑस्टिन उनके द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है ना तो ज़्यादा लचीला है। ठीक है, तो ये जो भारत का जो संविधान है ये आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है, दोनों के बीच में पार्सली रिजिड और पार्सली फ्लेक्सिबल है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है, तो बीच में संतुलन बना के रखा हुआ है भारत के संविधान ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक की समीक्षा की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। कि जो हमारे पास जस्टिस रिव्यू है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, तो उसको हमने कहाँ से लिया है। तो जस्टिस रिव्यू की जो हमने बात ली है वो यूएसए से ली है। तो जस्टिस रिव्यू जो है हमारे पास, ये जो हमने लिया हुआ प्रावधान लिया हुआ है ये यूएसए से लिया है। ये हमारे पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है कि जस्टिस रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, तो जस्टिस रिव्यू हमने यूएसए से लिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान संविधान ने भारतीय संघ की योजना को संविधान से उधार लिया है। भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को उधार लिया है। तो जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्कीम बोरो की है फेडरेशन, तो वो कहाँ से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसको उधार लिया है, तो जो कनाडा है वहाँ से हमने फेडरलिज्म की व्यवस्था हमने कहाँ से उठाई है, किसके संविधान से लिया है, तो कनाडा के संविधान से लिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को उधार लिया है कि जो हमारे पास सेंटर क्या होगा जी, स्ट्रोंग होगा, और ये हमने बोरो किया है फेडरल सिस्टम जिसमें जो केंद्र को स्ट्रोंग रखा गया है। तो ये जो चीज़ है हमने किस संविधान से ली है अपने संविधान में, तो ये जो हमने बात की है ये हमने कनाडा से ली है, जिसमें हमने सेंटर को क्या रखा है, मजबूत रखा है, और जो हमने फेडरल सिस्टम भी लिया है वो कनाडा से ही लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार कहाँ से लिया है कि जो हमारे पास जो हमने इमरजेंसी का प्रोविज़न लिया है, तो ये जो हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है जी, कहाँ से लिया है, जो जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी के बीमार संविधान से हमने लिया है। जो हमारे पास इमरजेंसीज आती हैं वो 32 आर्टिकल 332 में आती है। जो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो अनुच्छेद 356 में आती है, और जो हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 360 में आती है। तो जो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब हमारे पास कोई भी बाहर का देश हम पे युद्ध करता है, आक्रमण करता है, तब हमारे पास नेशनल इमरजेंसी लगती है। जब कोई भी राज्य की सरकार विघटित हो जाती है या ढंग से कानून नहीं चलाती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है, वो इमरजेंसी हमारे पास आर्टिकल 356 में आता है। और जो हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है वो 360 में आता है। तो ऑप्शन नंबर ये मैंने आपको इमरजेंसी बता दी, और इमरजेंसी हमने कहाँ से ली है, तो जर्मनी के संविधान से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो जो हमने लोकायुक्त और जो लोकपाल जो भारत के संविधान में उनको इंक्लूड किया है, तो ये जो हमने ये वाला जो प्रावधान लिया है, तो ये कहाँ से लिया है, जो हमारे पास स्कैंडिनेविया में लोकपाल, ठीक है जी, जो हमारे पास स्कैंडिनेविया का जो लोकपाल है वहाँ से हमने इसको लिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। इसको राइट डाउन कर लीजिए, और ये पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रावधान और सूचियों के स्रोतों को सम्मिलित कीजिए। हमें पता है कि जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने जर्मनी से ली है। ठीक है जी, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी पावर हमने कहाँ से ली है, तो आपको पता है कि जो हमने ये जो ली गई हैं, ये हमने जो हमारे पास यूनियन स्टेट रिलेशन कहाँ से लिए है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिए हैं। तो इसका जो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट हमारे पास 4 में आते हैं। ठीक है, पार्ट हमारे पास 4 में आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। जो हमारे पास DPSP होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। और जो हमारे पास पार्ट 4 में आते हैं, जो इमरजेंसी हमारे पास पावर है, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द जर्मनी ली है। ऑप्शन नंबर ये भी बिल्कुल सही है। जो यूनियन स्टेट रिलेशन लिया है, जो हमने फेडरल सिस्टम लिया, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, वो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी का तीसरा, जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ली है, जो हम संविधान में जो संशोधन करते हैं, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट आंसर। इसको राइट डाउन कर लेना, क्योंकि पेपर में यहाँ से किसी ना किसी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली है। ठीक है जी, तो जो हमने संविधान में जो संशोधन करने वाला जो तरीका लिया है, वो हमने दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहाँ से लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के ने अन्य देशों के संविधानों के संविधान की कुछ विशेषताओं को ग्रहण किया।
किस देश की में राजनीतिक नीति के निर्देशों और सिद्धांतों के निर्माण में योगदान दिया? तो जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने कहाँ से ली हैं? तो आयरलैंड से ली है। जो हमारे पास भारत के संविधान का जो भाग पार्ट 4 है उसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं। ठीक है जी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं वो कहाँ से आते हैं? पार्ट हमारे पास 4 में आते हैं। जो हमारे पास आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक रहते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो इसमें आते हैं, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में ये रहते हैं, जो हमने आयरलैंड से लिए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? कि सबसे ज़्यादा जो भारत में संविधान में जो हमने चीज़ें ली हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, तो वो हमने चीज़ें कहाँ से ली हैं? तो जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, वहाँ से हमने बहुत सी चीज़ें वहाँ से उठाई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास भारतीय संविधान में जो हमने टर्म्स ली हैं, आइटम्स और जो कंट्री है उसको हमने बताना है। तो जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है वो हमने यूएसए से लिए हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो आयरलैंड से ली है। जो कनकरेंट लिस्ट है और जो जो हमारे पास स्टेट है वो हमने जो लिया है ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो जो हमारे पास डी का है 4th ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। और जो हमारे पास इंडिया एज द यूनियन ऑफ द स्टेट विद पावर, ये हमने कहाँ से लिया है? विद पावर ऑफ द यूनियन, तो ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, देखिए ए का क्या होगा हमारे पास फर्स्ट, जो बी का होगा वो सेकेंड, जो हमारे पास सी का होगा वो थर्ड, और जो डी का होगा वो फोर्थ। कि ये जो चीज़ें हैं वो हमने कहाँ से लिया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। तो आप इसमें ध्यान रख लेना कि जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ये यूएसए से लिए हैं, और ये हमारे पास पार्ट सेकंड में आते हैं, भाग दूसरे में आते हैं ये। और ये हमारे पास जो हमारे पास आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संविधान के जो हमारा 42वां संशोधन हुआ था, जो 1976 में हुआ था, उसमें माध्यम से नहीं जोड़ा गया था? ठीक है जी, जो भारत जिसका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, जो 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें उस शब्द को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया था डिग्निटी। ठीक है जी, जो डिग्निटी है वो हमारे संविधान में नहीं लिखा गया, प्रेम्बल्स में नहीं लिखा गया है। जो हमारे पास सोशलिस्ट है इसको ऐड किया गया था। जो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर है और जो हमारे पास इंटीग्रिटी है, ये तीनों की तीनों जो बातें हैं, हमारा जो संविधान था जब हमारे प्रेम्बल्स में एक अमेंडमेंट की गई थी 1976 में, जो प्रस्तावना में हमारे पास संशोधन किया गया था 1976 में, और जो 42वां संशोधन हुआ था उसके अनुसार, तो उसमें जो गरिमा है वो हमने नहीं ऐड किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अधिनियम के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? कि जो अब हमारे पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो प्रेम्बल्स है, जो आइडिया वाज नॉट इंक्लूड इन द प्रेम्बल्स, तो उसमें प्रेम्बल्स में वो वाली चीज़ जो है वो वाली बात नहीं लिखी गई थी। सोशलिस्ट, ठीक है जी, सोशलिस्ट जो शब्द है वो हमने बाद में ऐड किया था। ठीक है, जब हमने 42वां संशोधन किया था तब हमने इसको ऐड किया था, जो 1976 में किया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें इसको ऐड किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को में परिवर्तन किया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें जो हमारे पास प्रेम्बल था उसमें संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। कि जो हमारे पास सेकुलर, सोशलिस्ट और जो इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था, वो संविधान का जो 42वां संशोधन किया गया था 1976 में, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को
भारत को इस रूप में पढ़ती है, ठीक है, कि जो भारत की जो हमारे पास प्रेम्बल्स में जो हमने ऐड किए गए थे, तो उसमें से जो सही क्रम है वो कौन सा है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और फिर है हमारे पास इंटीग्रिटी, ठीक है जी, इंटीग्रिटी। जो हमारे पास ये जो शब्द है, ठीक है, जो इंटीग्रिटी है, जो हमारे पास ये शब्द है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। आप राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में बड़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए थे? अभी हमने पीछे डिस्कस करा कि जो सोशलिस्ट था और जो हमारे पास सेकुलर था, इन दोनों शब्दों को प्रेम्बल में जोड़ा गया था 42वें संशोधन में, जो 1976 में किया गया था। कब किया गया था जी? 1976 में संशोधन किया गया था, उसमें इन शब्दों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे, और यहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो भी नई अपडेट आती है वो आप तक पहुँच जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के लिए केशवानंद भारती बनाम जो हमारे पास भारत राज्य का मामला जो मील का पत्थर बन गया? कि जो हमारे पास ये जो केस आया था केशवानंद भारती और द स्टेट ऑफ द इंडिया, जो केस आया था ये 1973 में आया था। इसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा गया कि हमारा जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, जो शब्द है उनको बदल नहीं सकते, ठीक है। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें कुछ एडिशन करनी है वो आप कर सकते हो। तो ये मील का पत्थर 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया था, जो स्टेट ऑफ इंडिया के वर्सेस था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जो प्रेम्बल है वो जो प्रेम्बल्स है वो क्या है, हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना में परिभाषित संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारी जो संविधान, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर उसमें कुछ ऐड करना है वो आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा भारत में संविधान की प्रस्तावना वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय की एकता और अखंडता का शब्द जोड़ा गया था? ठीक है, नेशनल जो हमारे पास इंटीग्रिटी वगैरह जो जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी गई थी? जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। जो हमारे पास 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें ये सारी की सारी बातें जोड़ी गई थी। तो ये देखिए, यही क्वेश्चन कितनी बार कैसे कितने कितने मतलब कितनी बार कितने तरीकों से पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप राइट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों पे विचार कीजिए। समाजवादी, लोकतांत्रिक और जो हमारे पास सोवरेन और सेकुलर। तो ये सही हमें बताना है कि सबसे पहले किसको जोड़ा गया, उसके बाद किसको जोड़ा गया। तो आपको पता है कि जो हमारे पास सोवरेन है, जो हमारे पास संप्रभुता है, ये सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। तो पहला कौन सा आएगा जी? तीसरा आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास समाजवाद आया था, उसके बाद हमारे पास धर्मनिरपेक्ष आया था, सेकुलर आया था, और उसके बाद हमारे पास है डेमोक्रेटिक आया था। तो सही क्रम कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो संविधान, जो प्रेम्बल्स है, उसमें सबसे पहले कौन सा शब्द आया था, उसके बाद कौन सा आया था। तो मैंने आपको ये बता दिया, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों और उद्देश्यों को आगे विस्तार में लाया गया। ठीक है जी। जो हमारे पास जो हमारा जो प्रेम्बल्स है, उसमें जो बेसिक जो आइडियाज़ है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको आगे फर्दर में यूज़ किया गया, तो वो क्या था जिसको बाद में यूज़ किया गया? तो जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल जो हमारे पास राइट्स एंड जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ऑप्शन नंबर सी जो है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है इसका क्या है? सही आंसर है। जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये भाग 4 में आते हैं।
इस भाग में आते हैं, भाग 4 में आते हैं। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक रहते हैं। जो मौलिक अधिकार है ये भाग हमारे पास फंडामेंटल जो हमारे पास अधिकार है ये भाग 3 में आते हैं। और ये हमारे पास 12 से लेकर 35 तक रहते हैं। ठीक है, कहाँ से लेकर 12 से 35 तक रहते हैं। और जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमारे पास भाग 4A में आती हैं, जो हमारे पास 51A में आते हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 51A में आती हैं। तो ये क्वेश्चन भी बड़ी बार हमारे पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन से अनुच्छेद में क्या रहता है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शब्द धर्मनिरपेक्ष की सही अभिव्यक्ति है, कि जो सेकुलर है, जो अच्छी तरह से एक्सप्रेशन बताता है भारत संविधान में, तो वो क्या है कि हमारे पास आपको पता है कि भारत के राज्य में कोई धर्म नहीं, ठीक है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ठीक है जी, जो ऑप्शन नंबर डी है कि जो हमारे पास धर्मनिरपेक्ष है कि कोई भी किसी का कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी बंदा कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी स्टेट का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन करता है। ठीक है जी, तो इसमें जो सेकुलर है, सेकुलर ऑफ द स्टेट, इसमें से कौन सी ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, वो कौन बताता है। तो ये जो बात है, जो हमारा भारत का जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है, वो इसके बारे में बात करती है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र हमारे पास सहनियता नहीं है, कि जो हमारे पास प्रस्तावना में कौन सी बात जो है वो स्वतंत्र नहीं है, एम्बोर्ड नहीं किया गया है। तो इसमें कौन सी बात नहीं कही गई है हमारी प्रस्तावना में, ऐसी कौन सी बात है जो इकोनॉमी लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी बात जो है वो बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में सामाजिक और समानता की गारंटी नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है, हमारे देश में सामाजिक समानता पहले से मौजूद है, ये बात भी गलत है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी है, बिल्कुल सही है। कि जो हमारे पास सोशल इक्वालिटी दे के रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, सभी को समान अधिकार है, समानता का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करके रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। ठीक है, आपको पता है कि 1976 में संविधान के संशोधन में उसको जोड़ा गया था, तो जो हमारे पास उसमें शामिल नहीं था, तो आपको इसमें से जो सही आंसर है वो है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी जो है ये बाद में शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, जो 76 जो हमारे पास 1976 में जो 52 संशोधन हुआ था उसमें इस शब्द को जोड़ा गया है। जो हमारे पास फर्टर्निटी जो भाईचारा है उसको हमने जोड़ा था, वो पहले से था, ये भी था, और समानता इक्वालिटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी। और तो ये तीनों की तीनों थी, बट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द शामिल नहीं थे। ठीक है जी, कौन सा शब्द जो भारतीय उसमें शामिल नहीं था। जब 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, अपनाया गया था, तो उसमें ये वाला शब्द कौन कौन से शब्द शामिल नहीं थे। ठीक है जी, कौन से शब्द उसमें शामिल है नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, देखिए हमारे पास समाजवाद सोशलिस्ट था, जो हमारे पास धर्मनिरपेक्ष भी था, जो हमारे पास इंटीग्रिटी वो भी थी। ठीक है जी, तो रिपब्लिक नहीं था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो तीनों प्रस्तावना में ये तीनों के तीनों शब्द हमारे प्रस्तावना में लिखे जा चुके हैं पहले ही। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा ये बात कही गई थी, बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास दूसरी जो इसमें हमारे पास जो दूसरी बात कही गई थी, ये प्राकृतिक में न्योचित नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉन जस्टेबल इन नेचर, बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ये संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को जो ओवरराइड नहीं कर सकता, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो ये जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान का उद्घाटन किया गया था? जब 26 जनवरी 1950 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था, तो जब हमारे पास उसमें जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस था वो क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर सी, एक हमारे पास एक असंप्रभुता लोकतंत्र गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? तो मैंने आपको बताया है, जब 42वां संशोधन किया गया था 1976 में, 1976 में, तब इस शब्द को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास इसका सही आंसर क्या है, राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता, ठीक है, कि जो धर्म है वो हर एक व्यक्ति की खुद का अपना डिसीजन है कि उसको कौन सा धर्म मानना है और कौन सा धर्म उसको स्वीकार करना है, कौन सा नहीं करना है, वो उसकी खुद की इंडिपेंडेंट है, उसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये धर्मनिरपेक्ष की डेफिनेशन है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है, जो संविधान में जो हमारे पास प्रेम्बल है वो भारत को क्या डिक्लेयर करती है? तो इसका जो सही आंसर है कि अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक संप्रभुता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है, गणराज्य है। तो ये जो हमारे पास प्रेम्बल है उसमें ये शब्द लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाए और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़कर अपने आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी को हमारे साथ जुड़कर कंटिन्यू रखें। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद।